अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामिया ऑफिशियल। आज मंगल है 14 जुलाई 2026 और ये हमारा शाम का व्लॉग। मेहरबानी चैनल को भी पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल वाला बटन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। दुनिया हालत जंग में है क्योंकि मुसलसल तीसरी रात अमेरिका के ईरान पर हमले जारी रहे और ईरान का जवाब भी जारी रहा। ईरान ने जवाबी जो कार्रवाई है उसको ऑपरेशन नसर 2 का नाम दिया है। इब्राहिम जुल्फिकारी ने कल रात सूरह नसर जो है अल नसर वो ट्विटर पर पोस्ट की थी और अपने अजाइम से आगाह किया था दुनिया को कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर अप टू डू। लेकिन ये जो यमन के मामले के ऊपर सऊदी ईरान आमना सामना दिखाई दे रहा है, उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ एक जगह, बाबुल मंदब वहां भी काम खराब हो सकता है। वो नेतन्याहू और ट्रंप जिनके बीच किसी हद तक फासले आ रहे थे, हालिया कशीदगी के बाद वो कम हो रहे हैं। जिम्मेदार कौन और ये जंग कहां तक जाएगी, पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल हैं, बिलखुसूस सऊदी अरब, यमन और दीगर मामलों के ऊपर, और रात भर और दिन भर क्या हुआ, ये है एक मौजूद। लेकिन ये हम हर व्लॉग में इसी के ऊपर बात करते हैं। एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई जो आप मेरी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि ये आपको नजर आ रही है भारत की सबमरीन INS अरिधामन S4 सबमरीन। इससे जुड़ी खबर जो है उसका इंकशाफ किया है मोहतरमा मलिहा लोधी साहिबा ने। सिफारतकारी की दुनिया में और स्ट्रेटेजिक मामलों के ऊपर लोधी साहिबा की एक अपनी राय है। वो ये दावा करती हैं, एक रिपोर्ट का हवाला देती हैं, वो भी मैं आपसे अर्ज करता हूं कि भारत ने तकरीबन 12 जौहरी वार हेड्स आबदोजें तैनात कर दी हैं जो न्यूक्लियर वार हेड लेके जा सकती हैं। और वो कहती हैं ये मालूमात सिपरी की रिपोर्ट में सामने आई है। ये हामिद मीर साहब के शो में उनका बुनियादी थीसिस था। तो मुझसे कई दोस्तों ने पूछा कि इसकी सूरत हाल है क्या, तो जायजा पेश करें। तो उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि वाकयातन ये एक खदशा मौजूद है, एक और जंग की तैयारी भारत कर रहा है, ऑपरेशन 2.0। उसका सबूत भी दूंगा कि उनका जो आर्मी चीफ है धीरज सेठ, जो नया तैनात हुआ है उपेंद्र द्विवेदी के बाद, उसने भी जवानों से जाकर जो मुलाकात की वहां ये ऐलान किया था कि ऑपरेशन 2.0 के लिए तैयार रहें, ड्रोन्स, इलेक्ट्रिकल वॉरफेयर के ऊपर तवज्जो करें। और अब ये स्टेटमेंट सामने आ गई। सिपरी इंस्टीट्यूट जिसका हवाला मलिहा लोधी साहबा दे रही हैं, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो दुनिया भर में जौहरी मामला, स्ट्रेटेजिक मामला के ऊपर तहकीक करके पेशन गोई या फोर्सी करता है। ये फरमाती हैं कि इस वक्त भारत के पास वो सलाहियत नहीं है कि वो पानी रोक सकें या इसकी समत बदल सकें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आने वाले दिनों में एक खतरा पाकिस्तान के लिए इस सूरत में ना मंडला रहा हो। और फिर वो फरमाती हैं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी एटमी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। अपनी जो सबमरीन्स हैं 12 उन पर एटमी हथियार नस्ब कर दिए हैं और इस मामले को हमें UN में ले जाना चाहिए। और बाकी वो भारतीय जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलों में उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है। ये मलिहा लोधी साहबा का पैक था जिसके ऊपर गुफ्तगू मंजर आम पर आई और पूरा दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती है। अब मैं डिटेल आपको खिदमत में करता हूँ। इनका जो भारतीय नेवी है उसमें भी आपको पता है भारत में करोड़ तबादले हुए हैं रिसेंटली। ये था वो धीरज सेठ जिसके ऊपर मैं एक व्लॉग में तफसील बयान कर चुका हूँ कि ही इज बाप भी लेफ्टिनेंट जनरल रहा, गवर्नर रहा सूबों का, और पूरी फैमिली फौजी, और ये पूरा मोदी भगत आप समझें कि उस तरह के तबादले वहाँ पे होते हैं। धीरज सेठ उनके आर्मी चीफ ने हैं और ये हैं उनके एडमिरल जो नेवल चीफ हैं। अब इससे पहले एक साहब थे त्रिपाठी, एडमिरल त्रिपाठी, वो जो पिछले आर्मी चीफ का बचपन का क्लास फेलो था, स्क्वाश और योगी था। ये जो नए साहब आए हैं इनका नाम है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये बेंगलोर में पैदा हुए और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त भारत के पास हैं कुछ 290 वेसल्स। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिसमें एक का नाम आपने सुना होगा INS विक्रांत, जो पाक भारत कशीदगी के दौरान भी नारा लगाया गया कि वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन वो आया नहीं। फिर इनके पास 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 15 फ्रिगेट्स हैं, 18 प्लस सबमरीन्स हैं। सबमरीन्स की कहानी मेरा आगे जाकर खोलता हूं मैं। अब पाकिस्तान और भारतीय नेवी का कोई मवाजना नहीं है, 2 गुना ज्यादा है। उनके पास समुद्री हुदूद भी ज्यादा है, रकबा ज्यादा है, उनके मैरीटाइम जो अफेयर्स इंटरनेशनल बड़े हैं। पाकिस्तान की तैयारी होती है भारत सेंटर, ये दिन में रखें। पाकिस्तान के पास 120 वेसल्स हैं, वहां 290 हैं, 11 फ्रिगेट्स हैं, फास्ट ट्रैकर क्राफ्ट्स हैं, 8 सबमरीन है जिसमें चाइनीज जदीद सबमरीन्स आ रही हैं। ये है उस खतरे का जवाब जहां मैंने ये अर्ज की, चाइना की मदद से जदीद सबमरीन्स। पाकिस्तान के पास एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है और सबमरीन, ये 2 चीजें जो पाकिस्तान को भारतीय नेवी के मुकाबले में नुमाया करती हैं। नेवी की जहां तक दोनों ममालिक की युद्ध का या जंग का ताल्लुक है तो 71 में जो कुछ भी हुआ, PNS हंगूर ने जो INS खुकरी उसको ठोका था, डुबोया था, और फिर INS किरपान वो डैमेज किया था। PNS खुकरी को उस वक्त इनके एक अफसर थे MN मुल्ला, वो चला रहे थे और वो डूब गया था। ये याद दिलाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2024 में भारत ने नई आबदोजें इंडक्ट की हैं S5 क्लास सबमरीन्स। ये जो S5 क्लास सबमरीन्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, दिखा भी देता हूँ आपको, उसकी तस्वीर मेरे पास मिली है मुझे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें, ये है S5 क्लास सबमरीन जो भारत के पास है। ये इनका जो इन्होंने इंडियन एक अखबार ने इसके ऊपर मुख्तसर जायजा दिया हुआ है और वो बताते हैं सिलसिले में कि भारत के पास जो सबमरीन्स हैं उनका ताल्लुक 4 S क्लास सबमरीन्स हैं जो इन्होंने इंडक्ट की हैं, और वो इस वक्त जो है इसके अंदर भारत उनमें एटमी हथियार लगाकर तो पाकिस्तान के मिशन पर लेके जा रहा है। मैं वो मजमून ढूंढ रहा था इसलिए उसमें ताखीर हुई। ये डिप्लोमेट ने तफसील छापी है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं जिसे SSBN कहा जाता है, ये भी उसकी एक मिसाल है। ये INS अरिहांत 2016 में जब उन्होंने इंडक्ट किया तब से उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया था। इंडिया ऑपरेशनल कर रहा है इन SSBNs को, जिसमें INS अरिहांत है पहला, INS एरीघाट है, और INS एरीधामन जिसकी मैंने तस्वीर लगाई हुई है, और चौथा INS आर्यसुधन। ये 2027 तक ज्वाइन कर लेंगे। ये 4 जब आ जाएंगी तो इंडिया विल मूव ऑन द नेक्स्ट फेज ऑफ इट्स SSBN प्रोग्राम, बिल्डिंग द S5 क्लास सबमरीन्स। These development raise an important question: which strategy would India adopt for its future?
उसमें वो बताते हैं कि सिर्फ ये जो मलाक्का कोस्ट से लेके इंडियन ओशन से लेके बाकी जो बहरी बर्तरी है इनके पास, उसकी बजाय फोकस इन सबमरीन्स का जिनका मैंने जिक्र किया SSBN जो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकती हैं या वो फील्ड होती हैं, वो पाकिस्तान सेंट्रिक है। यानी सिर्फ जो ब्राह्मोस की कहानी थी या कश्मीर की कहानी थी, LOC की वर्किंग बाउंड्री की अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सीज की, उसकी बजाय अब इंडिया पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, गवादर हो, कराची हो, कोस्टल लाइन हो, पोर्ट्स हो, उनको जेन में रखे हुए हैं। पिछली जंग में भी उन्होंने बार बार धमकी दी थी लेकिन वो आए नहीं थे। पाकिस्तान नेवी कहती थी क्या पाएं। ये है उनकी बुनियाद कि अपनी जो एटॉमिक बर्तरी है, धाक है, वो बिठाने के लिए कार्रवाई कर। फिर हमारे पास क्या जवाब है? दूसरा सवाल ये आता है, पाकिस्तान की पहली जो चीनी डिजाइन शुदा सबमरीन है वो अगले साल फॉल हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है जब मैं आपसे मुखातिब हूं। ये 2025 में कहा गया था तो 26 में ये फॉल हो चुकी है। ये पाकिस्तान और बीजिंग के दरमियान जो मुआहदा है, 2028 तक 8 हंगूर क्लास सबमरीन हासिल करनी है पाकिस्तान ने, और इसमें फ्रीगेट्स भी हैं और दीगर ऐसे हथियार हैं जो इनका तदारुक करने के लिए मौजूद हैं। 4 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन चीन में तैयार की जाएंगी, बाकी 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। और बंदोबस्त दूसरी सूरत में आपके पास मौजूद है एंटी शिप मिसाइल बैटरी और सबमरीन, जिसके ऊपर पाकिस्तान को हमेशा बरतरी रही है। तो ये होता जरूर है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें ये INS विक्रांत जैसे बड़े बहरी बेड़े जहां पे तैयारी आके लैंड कर सकते हैं, उनकी अफादियत कम हो गई है। ये सबमरीन्स का शशका जितना भी ये अफादियत है लेकिन कम हो गई है। वजह बताता हूं, अमेरिका ने ईरान जंग से क्या सीखा है? इब्राहिम लिंकन, जॉर्ज W बुश, एक से बढ़कर एक बहरी बेड़ा वेसल्स वो मौजूद थी लेकिन किसी काम की नहीं निकली। क्यों? एक ड्रोन आके ठुके, डैमेज, जहाज को वापस जाना पड़ता है, जैसे लिंकन को जाना पड़ा। तो फिर अमेरिका ने क्या किया? कल परसों जो सेंटकॉम ने वीडियो जारी की, जो मैंने दिखाई भी थी आपको, उन्होंने वो जो सेजार नामी ड्रोन है समुद्री, जो वन वे जाता है 1000 पाउंड लेके बारूद, वो जाके ठोक दिया बंदरबाज के ऊपर। 3 जगहों पर ठोका। जो सलाहियत ईरान ने हासिल कर रखी थी ड्रोन के जरिए, बहरी ड्रोन के जरिए, रॉकेट मिसाइल के जरिए, वो अमेरिका मजबूर हुआ इसको ऑप्ट करने में। तो इसलिए कह रहा हूं कि जितना भी बंदोबस्त है उसका स्ट्रेटेजिक इलाज तो होता है, लेकिन अगली कहानी जो खुलनी है वो ड्रोन्स की कहानी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कहानी है, सॉफ्टवेयर हैक करने की कहानी है। उसके जरिए आप ये एहसास जो अरबों डॉलर्स के हैं, किसी एक जगह सुराख हो जाए समंदर में किसी जहाज को, आपकी सबमरीन डिटेक्ट हो जाए तो ये आपकी नाकामी होती है। सबमरीन डिटेक्ट ना हो, उसकी कामयाबी होती है। ये है इसका खुलासा। और हाँ, जंग का खतरा है, इंडिया इज बिल्डिंग अप। मलिहा लोधी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं इस सिलसिले में। अब बाबुल मंदब की बात मैं आपको सुना दूं। बाबुल मंदब की बात इसलिए मैं सुनाना चाह रहा हूं कि आपने हुर्मस के बाद जो खर्चा है, और मैंने आज अहमदी निजाज साहब का जिक्र भी दोबारा करना है, वो खर्चा ये है कि देखें इस सारी कशीदगी की वजह से पिछले 24 घंटों में सिर्फ 6 जहाज गुजरे थे, रात की झड़पें होती रही हैं। और ईरान ने जो ऑपरेशन नसर 2 रखा, उसको मैंने आपको बताया कि उन्होंने बहरीन में, कुवैत में और दीगर जगहों पर अमेरिकी अड्डों पर टारगेट किया। ये इसलिए आप बाबुल मंदब में जिक्र करें, जो हौसी यमन के पास गुजरता है बाबुल मंदब, आप नक्शे उसके देख चुके हैं मेरे व्लॉग में, डिटेल में मैं आज नहीं जाऊँगा, वक्त कम है। मसला ये है कि अगर सऊदी ईरान तनाज़ा यमन के मामले में हौसी मजीद पंगा करते हैं, मिसाइल दागते हैं, तो गल्फ ममालिक भी मजबूर होंगे रिटेलिएट करने में। एक खबर ये भी थी कि ट्रंप की और MBS की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें ट्रंप ने गो अहेड दिया है, आशीर्वाद दिया है, थपकी दिया है, इशारा दिया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हैं। और जो अबहा एयरपोर्ट पे हमला हुआ था उसकी तरदीद तो करते हैं, लेकिन सऊदी समझते हैं कि ये हौसियों ने वहाँ से 120 किलोमीटर दूर पड़ता है ये एयरपोर्ट, सऊदी अरब का जहाँ टारगेट किया था। उसके बाद अगर ये कशीदगी यमन वाली बढ़ती है और सऊदी अरब मजबूर होता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल, जो मैं सुबह के व्लॉग में बयान कर चुका हूँ। अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो फिर स्टेट ऑफ हुर्मस के बाद आपने मंदब या बाबुल मंदब, वहाँ भी पंगा हो जाएगा और फिर ये इलाकाई मामला बन जाएगा। प्रॉक्सीज की वॉर फैलती फैलती पूरी दुनिया को इस खित्ते के ममालिक को लपेट में ले लेगी। ये है दूसरा खतरा। तीसरी बात जो मैंने आपसे करनी है सिलसिले में वो है अहमदी निजाद वाली कहानी। वो हमने डिस्कस की, जो न्यूयॉर्क टाइम ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मुख्तलिफ औकात में दावा किया कि अहमदी निजाद साबिक सदर, उसको मोसाद ने यूज़ करने की कोशिश की और जो हंगामे हो रहे थे ईरान में, उसके बाद उनका ख्याल था कि हम अहमदी निजाद को इंस्टॉल कर लेंगे। ये न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी है। जनरल डायट मोहम्मद सईद साहब है, वेरी कंपिटेंट ऑफिसर है पाक फौज के अंदर, पढ़े लिखे और बहुत ही मानी फेस गुफ्तगू करते हैं, बाकायदा उनके पास मालूमात का खजाना। उन्होंने इसके ऊपर तज्जिया दिया जो मैं समझता हूँ आपकी खिदमत पेश करना जरूरी है। वो कहते हैं सबसे पहली बात है कि मोसाद इस तरह से काम नहीं करती, इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है, कि वो अपने एसेट या जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है उसकी आइडेंटिटी रिवील करें। अगर अहमदी निजाद उनके एसेट बन रहे थे, असासा बन रहे थे, तो इस तरह मोसाद काम लिए बगैर बंदे की आइडेंटिटी रिवील नहीं करती। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात वो कहते हैं कि ये भी ज़हन में रखें कि ये जो मीडिया आउटलेट इस तरह की खबरें छाप रहे हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वाशिंगटन पोस्ट हो, ये ज़हन में रखें कि ये नैरेटिव को पैडल करते हैं और पेंटागन से भी गाइड होते हैं, वेस्टर्न मीडिया से भी, इसराइल से भी, तो उसकी स्टोरी को उस लेंस से भी आप देखें। तीसरी बात वो करते हैं कि जो पाकिस्तान या ईरानियन अपनी इंटेलिजेंस है, ये कैसे हो सकता है कि अहमदी निजाद अगर मोसाद के हत्थे चढ़ गए थे तो ईरानियन उन्हें बख्श दिया हो। उसके सबूत के तौर पर वो बात करते हैं कि अहमदी निजाद तो जनाजे में भी आयतुल्लाह शहीद साहब के गए हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि क्या अहमदी निजाद साहब डबल एजेंट थे? अहमदी निजाद साहब ने क्या इसराइल को दगा दिया? अगर इसराइल को दगा दिया तो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये जो रहा है हमारे सामने, वो तो फिर आपको पता है जिस हद तक उन्होंने अपने एजेंट बिठाए हुए ईरान में, वो तमाम अस्करी, सियासी और दीगर लोगों को फिर उड़ा देते हैं। इसलिए मेरा थीसिस ये बन रहा है इसके बाद कि ऐसी एफर्ट हुई होंगी, लेकिन अहमदी निजाद साहब ना एजेंट बने, ना वो डबल एजेंट बने, ना उन्होंने ऐसी कमिटमेंट की। ये खबर छापने का मकसद ये है कि धाक बिठाई जाए ईरान के अंदर कि हुजूर यूं हम कर सकते हैं, हमारी इतनी पेनिट्रेशन है, आपके अंदर कोई बंदा लायक एतबार नहीं है। डिस्ट्रस्ट को मशहूर करने के लिए ये बात की गई है। अहमदी निजाद हिमसेल्फ, उसने प्रीवियसली अक्यूज़ किया था मोसाद को कि वो डीपली इन्फिल्ट्रेट करते हैं ईरान के इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के अंदर। 2024 का उनका अपना इंटरव्यू है, खुद उन्होंने इसकी तस्दीक की थी और उन्होंने ये दावा किया था कि हेड ऑफ सीक्रेट एंड काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो कोई उनके समेत 20 अफराद थे जो इसराइली डबल एजेंट थे। तो इसका मतलब है स्टोरी के पीछे मतलब कुछ और है। असल बात जो मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं झटपट डिटेल के अलावा, वो ये है, अच्छी खासी रिफ्ट थी नेतन्याहू और ट्रंप के बीच। पूरा वेस्ट नेटो इस जंग में घुसने से इनकारी था। मिडल ईस्ट की
सिंपथी यूए के अलावा ईरान के साथ थी, सालिसीन भी ईरान का भरम रख रहे थे। अब जो कुछ हुआ है ना, जिस तरह इन्होंने टैंकर्स को हिट किया पाकिस्तान ने, और उसकी कई वजूहात जवाब भी पेश करते हैं, अब ये सिंपथी अदर वे राउंड हो रही है। मुझे अब ईरान की पोजीशन में फ़र्क आता महसूस हो रहा है इंटरनेशनल। अल्लाह हाफ़िज़।